हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज हम लोग इस जो लेक्चर है इसके अंदर सिंगल सेल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनके बारे में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर इनका क्यों यूज हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जो प्रोडक्शन है सिंगल सेल प्रोटीन्स का वो कहाँ पे हो रहा है। सिंगल सेल प्रोटीन, तो सिंगल सेल जो प्रोटीन है उनका प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, जो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा सिंगल सेल प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में हो रहा है। इसके साथ ही साथ में जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसमें भी हो रहा है। और इन द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जा रहा है, एल्गी द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि कल्चर रहता है सीवेज पर। ठीक है, तो ये जो सिंगल सेल प्रोटीन्स है ना, ये ऐसे मासेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट के साथ, बहुत ही कम जो है वेट के साथ ऐसे जो है चीज का कल्टीवेशन होता है जिसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है ना वो बहुत ज्यादा रिच होता है, मतलब अमाउंट बहुत कम, लेकिन जो प्रोटीन का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा रिच होता है। अदर जो विटामिन हैं, जो अदर जो फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी हैं वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर आते हैं। तो अगर हम लोग रॉ मटेरियल की बात करें कि किन चीज़ों से आखिर सिंगल सेल प्रोटीन बनाए जाते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल सेल प्रोटीन्स जो है, और सिंगल सेल प्रोटीन्स के प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत पड़ता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हेल्पफुल हैं, ऐसी चीज़ें जो कि हेल्पफुल हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो रिच सोर्स हैं प्रोटीन के, और साथ ही साथ में ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जो बायोमास है वो जो है, जिनके ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं उनका जो बायोमास है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, लेकिन जो उनका जो प्रोटीन कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो। ऐसे बहुत ही वैरायटी ऑफ सोर्सेस प्रेजेंट हैं जहाँ पे जो सोर्सेस हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। जो बायोमास यूज़ किया जाता है जिसके ऊपर ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो कल्चर हो रहे हैं और ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बायोमास किस तरीके के होते हैं, तो इसके लिए प्लांट बायोमास का भी यूज़ किया जा रहा है या फिर ऑर्गेनिक बायोमास का भी यूज़ किया जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल प्रोटीन के तरह एक्ट कर सकते हैं, जो कि यूज किए जा सकते हैं, जो कि हेल्पफुल है, वो किन किन जो है कैटेगरी से आता है। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं एल्गी के, कुछ ग्रुप्स हैं फंजाई के, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के जो कि हेल्पफुल हैं, जो कि इन्फेक्शियस नहीं है, जो कि पैथोजेनिक नहीं है, और ये जो है सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जहां से इनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये बिलोंग कर रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं एल्गी के, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं फंजाई के, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के जो कि यूज किए जा रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर हम लोग बायोमास की बात करें कि किस तरीके का बायोमास जो है वो रिक्वायर्ड रहता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, इनके कल्टीवेशन के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए, तो बायोमास जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो बायोमास जो है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है सिंगल सेल प्रोटीन्स के, कि ये जो है
इनके ही ऊपर ये ग्रो कर पाते हैं, इनके ही वजह से ये सिंगल सेल प्रोटीन्स का प्रोडक्शन हो पाता है। ये जो सिलेक्शन है बायोमास का, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसे प्रोड्यूस करना है। मान लीजिए अगर एल्गी के ग्रुप्स हैं जो कि सिंगल सेल प्रोटीन के तरह यूज किए जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ अलग बायोमास की रिक्वायरमेंट होगी। अगर फंजाई है या फिर बैक्टीरिया है तो उसके लिए कुछ अलग की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि किस तरीके का जो बायोमास है वो यूज किया जाए ताकि ये जो सिंगल सेल प्रोटीन्स है ये प्रोड्यूस हो। अगर एल्गी की हम लोग बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एल्गी की अगर हम लोग बात करें तो एल्गी जो है वो कल्टीवेटेड होता है ऑन सीवेज, ठीक है। वेयर एज अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो ये जो है वो कल्टीवेट किया जाता है ऑन एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्टेज। तो एल्गी जो है वो सीवेज के ऊपर जो है इनका कल्टीवेशन होता है। सीवेज यहाँ पे बायोमास की तरह एक्ट करता है। वहीं अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये जो है एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्टेज को यूज करता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट का जो बायोमास है वो ये होगा। अगर हम लोग एल्गल बायोमास को डिस्कस किया जाए और इसे पढ़ा जाए तो एल्गल बायोमास क्या होता है? सिंपली एल्गल बायोमास मतलब ऐसा बायोमास जिसके ऊपर एल्गी जो है वो ग्रो कर रही है, ऐसा बायोमास जो कि रिक्वायर्ड है सिंगल सेल प्रोटीन। और कौन सा सिंगल सेल प्रोटीन? एल्गी के लिए रिक्वायर्ड है ताकि इसका प्रोडक्शन हो सके। अगर हम लोग एल्गी की बात करें तो जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रॉपिकली ग्रोथ इसकी होती है। और इसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? तो लाइट की जो है रिक्वायरमेंट होती है। किस तरीके के लाइट का रिक्वायरमेंट होता है? तो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो एल्गी के ग्रोथ के लिए, इसके कल्टीवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या रिक्वायर्ड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो एल्गी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिक्वायर्ड होता है। उसके साथ ही साथ में अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो 35 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और पीएच की अगर हम लोग बात करें तो पीएच जो है 8.5 से लेकर 10.5 पीएच तक जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ ही साथ में अगर हम लोग इसके ग्रोथ की बात करें तो जो कल्टीवेशन होता है वो लार्ज ट्रेंचेस ऑफ सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स के अंदर इसका जो कल्टीवेशन है वो होता है। तो अगर हम लोग साइट की बात करें कि किस साइट पर एल्गल जो एल्गी जो है सिंगल सेल प्रोटीन उसका ग्रोथ होता है, तो बायोमास तो पता है सीवेज है, लेकिन जो साइट है वो कहाँ पे है? लार्ज ट्रेंचेस ऑफ द सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स में इसका जो कल्टीवेशन है वो होता है, या आप कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन जो है वो वहां पे होता है। तो अब अभी तक हम लोग ये पढ़े कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। सिंगल सेल प्रोटीन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, साइज बहुत कम होता है, लेकिन इनके अंदर जो प्रोटीन है उनका कंटेंट बहुत ज्यादा रिच होता है। इन सिंगल सेल प्रोटीन को कल्टीवेट करने के लिए बायोमास की रिक्वायरमेंट होती है, और ये बायोमास जो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन का कल्टीवेशन करना है। उस हिसाब से बायोमास का जो यूज है, जो यूटिलाइजेशन है वो होता है, रिक्वायरमेंट होता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो सिंगल सेल प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है
सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्ट्रेन, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा सुटेबल स्ट्रेन है जिसे हमें कल्टीवेट करना है। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है फ्रैगमेंटेशन का। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है हार्वेस्टिंग का। चौथा जो स्टेप होता है वो होता है पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। पांचवा और लास्ट स्टेप जो है वो होता है सिंगल सेल प्रोटीन प्रोसेसिंग फॉर द फूड। तो इसे आप नोट करिए। तो जो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेन, ये कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेप होता है जिसमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि किस तरीके की क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हमें चाहिए, उस बेसिस पर ये जो है किस तरीके का जो माइक्रोब है वो हमें यूज करना है, किस तरीके के माइक्रोब का जो स्ट्रेन है वो हमें यूज करना है। देखिए अलग अलग तरह के माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स के अलग अलग स्ट्रेन होंगे, अलग अलग स्ट्रेन अलग अलग तरह के प्रोटीन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि किस तरीके का हमें प्रोटीन चाहिए, उस हिसाब से उस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ दैट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया जाता है ताकि उसका कल्टीवेशन हो सके, ताकि हमें वो पर्टिकुलर सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो मिल सके। अब इसी वजह से ये क्रिटिकल स्टेप या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मतलब क्रिटिकल स्टेप कहलाता है। अब ये जो है बहुत ही केयरफुलनेस के साथ इसको किया जाता है ताकि जो सिलेक्शन है वो स्ट्रेन का बहुत सही से हो सके। और इस चीज का ध्यान रखना चाहिए उस समय पे कि जो सेलेक्टेड स्ट्रेन है वो किसी भी तरह का टॉक्सिक या अनडिजायरेबल इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे कंज्यूमर के अंदर, जब कंज्यूमर उसे कंज्यूम करे। तो इस चीज का तो ध्यान रखना ही है कि किस तरीके का सिंगल सेल प्रोटीन चाहिए, उस हिसाब से स्ट्रेन को चुनना होगा ताकि वो स्ट्रेन जो है उस प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सके, वो जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो हमें मिल सके। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रेन चाहिए ऐसा स्ट्रेन जो कि सिंगल सेल प्रोटीन को, उस सिंगल सेल प्रोटीन को बना सके। लेकिन हमें सिंगल सेल प्रोटीन के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो स्ट्रेन किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को या अनडिजायरेबल सब्सटेंस को ना प्रोड्यूस करे, ताकि जब कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या रहे, वो एकदम अवेयर रहे या वो एकदम हेल्दी रहे, वो किसी भी तरह का जो है उसके अंदर हार्म ना कर सके। सिंगल सेल प्रोटीन जो है कंज्यूमर इसलिए कंज्यूम कर रहा है ताकि उसको कम क्वांटिटी में हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल सके। लेकिन अगर वो स्ट्रेन क्या कर रहा है, किसी टॉक्सिक को प्रोड्यूस करेगा, कोई अनडिजायरेबल स्ट्रेन को प्रोड्यूस अनडिजायरेबल मटेरियल को प्रोड्यूस करेगा जो कि उसके बॉडी में जा करके उसे हार्म कर सकती है, तो ऐसा क्या सिंगल सेल प्रोटीन कंज्यूम करना सही रहेगा? नहीं। इसी वजह से इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन को जिस स्ट्रेन से प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसे लिया जा रहा है, वो स्ट्रेन जो है किसी भी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस ना करे। दूसरा चीज जो है फर्मेंटेशन है, कहाँ पे ना करे? कंज्यूमर के अंदर। ठीक है, कंज्यूमर जब उसे कंज्यूम करे तो उसके लिए वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, किसी भी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस उसे ना मिले, उसे प्रोटीन रिच जो सोर्स है वही मिले। ठीक है, तो ये कंज्यूमर के लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल ना है, कंज्यूमर सेफ रहे, कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल रहे, इस चीज का ध्यान रखना होता है। सेकंड जो स्टेप है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये जो है इस स्टेप के अंदर जो फर्मेंटर है उसका यूज किया जाता है। ये पूरा का पूरा स्टेप फर्मेंटर में होता है, जिसमें ये जो है एरेटर का यूज होता है, थर्मोस्टेटर का यूज होता है, पीएच वगैरह रेगुलेट किया जाता है, और इसके अंदर जो ट्रेसेस है या पॉन्ड्स है ये इसके अंदर ये चीजें होती हैं। इसमें होता क्या है कि जो माइक्रोब्स है वो कल्चर किया जाता है इन अ फेच बैच कल्चर। तो कल्चर भी बहुत तरह के होते हैं, तो माइक्रोब्स का कल्चरेशन जो है वो इसके अंदर होता है, और किस तरीके से, किस मेथड से? फेच बैच मेथड से होता है। ठीक है, इंजीनियर्स जो हैं वो डेवलप किए हैं लिफ्ट
डीप लिफ्ट फर्मेंटर्स वगैरह को और एयर लिफ्ट फर्मेंटर्स को, ताकि अच्छे से जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए, माइक्रोब्स वगैरह अच्छे से कल्टीवेट हो सके, उनका नंबर अच्छे से इंक्रीज हो सके, माइक्रोब्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से उन्हें मिलता रहे, उनके अंदर से जब भी उनका प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जो वेस्टेज है जो कि उनके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उस फर्मेंटर के अंदर, तो उसे भी निकाल रहना पड़ता है। क्योंकि देखिए जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं, उनका कल्टीवेशन हो रहा है, तो उनको किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, किसी न किसी चीज की, क्या हर चीज की रिक्वायरमेंट होगी, पर्टिकुलर पीएच की, पर्टिकुलर टेम्परेचर की, पर्टिकुलर लाइट की, पर्टिकुलर एयर की और न्यूट्रिएंट्स की। तो ये सब चीज तो देना ही है, साथ ही साथ में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब वो ग्रो करेंगे तो जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसे भी उस मीडियम से सेपरेट करना होता है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग का। इसमें क्या होता है कि जब कॉलोनीज जो है वो माइक्रोब्स की अच्छे से फुल्ली डेवलप हो गई हैं, तब इन्हें जो है हार्वेस्ट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो बल्क ऑफ सेल्स जो कि रिमूव किए जाएंगे फर्मेंटेशन द्वारा, बाय डिकेंटेशन के प्रोसेस द्वारा। तो ये जो है हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें अभी फर्मेंटेशन में अच्छे से फर्मेंटेशन जो है वो हुआ है फर्मेंटर के अंदर, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनका ग्रोथ होता है, कल्टीवेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है। हार्वेस्टिंग के समय पे जब अच्छी खासी कॉलोनीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं, तब फर्मेंटेशन तब जो है इनका हार्वेस्टिंग किया जाता है और उन कॉलोनीज को जो है उसमें से निकाला जाता है। और ये जो है जब रिमूवल का प्रोसेस होता है फर्मेंटर द्वारा, मतलब फर्मेंटर जिसके अंदर वो जो कॉलोनी प्रेजेंट था उससे ये जो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस है ये किसके द्वारा किया जाता है, बाय डिकेंटेशन। तो अभी जो है फर्मेंटर के अंदर क्या हो रहा था, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा था। अब फर्मेंटेशन के बाद जब हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें डिकेंटेशन के थ्रू ये जो सेल्स हैं ये फर्मेंटर के अंदर से निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। हार्वेस्टिंग में सेल्स तो निकल गए, अब सेल्स अगर निकल गए तो क्या काम वहीं पे खत्म हो गया? नहीं, अभी हमें क्या करना होगा, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट करना होगा, जिसके अंदर जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो जो सेल्स होते हैं तो उनके अंदर उनको जो है उन कॉलोनीज को, उन सेल्स को वैरायटी ऑफ प्रोसेस जो है उनमें होता है। और ये पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सारे स्टेप्स इनके अंदर होते हैं, जैसे कि सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा इन्हें सेपरेट करना, वॉशिंग का प्रोसेस होता है, ड्राइंग का प्रोसेस होता है, ताकि अच्छे से ये सारे जो है वो कॉलोनीज, ये जो सारे सेल्स हैं ये अच्छे से सेपरेट हो सके। तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है या फिर कह सकते हैं लास्ट स्टेप है वो है प्रोसेसिंग फॉर फूड। तो फिर अब जो है जब फर्मेंटेशन भी हो गया, पोस्ट फर्मेंटिंग जो प्रोसेसेस हैं वो भी हो गए, अब इसके बाद जो है अब जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो होता है। और ये प्रोसेसिंग फॉर फूड का जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि लिबरेशन ऑफ सेल प्रोटीन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इनडाइजेस्टिबल वॉल। ठीक है, तो अभी हमें पोस्ट हार्वेस्टिंग जो मेथड था उससे हमें सेल्स मिल गए हैं, कॉलोनीज मिल गए हैं, लेकिन अब ये जो सेल्स हैं इनको इतना ज्यादा एक्यूरेट बनाना ताकि इसे एज अ फूड सोर्स की तरह कंज्यूम किया जाए, इसके लिए जो जो प्रोसेसेस होते हैं वही जो है प्रोसेसिंग फॉर फूड के अंदर आता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सेल प्रोटीन्स जो है इनको जो है इनका लिबरेशन करना है तो सबसे पहले जो है डिस्ट्रक्शन करना होता है इनडाइजेस्टेबल वॉल्स का। जैसे इसके लिए क्या होता है, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड इनका यूज किया जाता है।
तो मैकेनिकल मेथड्स में अगर हम लोग बात करें तो क्रशिंग हो गया या क्रम्बलिंग हो गया या ग्राइंडिंग हो गया या प्रेशर होमोजिनेशन जो है वो उनके थ्रू जो है ये काम किया जाता है। अगर हम लोग केमिकल मेथड्स की बात करें तो केमिकल्स के अंदर एंजाइम्स का यूज किया जाता है, सॉल्ट्स का यूज किया जाता है ताकि ये डाइजेस्ट कर सके या फिर डिस्टर्ब कर सके वो जो सेल्स हैं उनके सेल वॉल को। और इसमें जो साल्ट्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं साल्ट्स लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम डुडेसिल सल्फेट, ये सारे जो हैं यूज किए जाते हैं। या फिर अगर हम लोग एंजाइम की बात करें तो जो न्यूक्लियेसेस हैं वो यूज किए जाते हैं ताकि ये जो सेल है इनके जो सेल वॉल है इन्हें अच्छे से डाइजेस्ट किया जा सके। अब फिजिकल मेथड्स में अगर हम लोग बात करें तो फ्रीज थ्रो या फिर ऑस्मोटिक शॉक या फिर हीटिंग या ड्राइंग मेथड, इनके थ्रू जो सेल वॉल का डिस्ट्रक्शन है या फिर जो डैमेज है वो किया जाता है ताकि जो सेल्स हमें मिले हैं वो अच्छे से इनके अंदर सेल प्रोटीन्स मिले और इनका जो इनडाइजेस्टेबल वॉल था, इनडाइजेस्टेबल सेल वॉल था वो हट सके ताकि कंज्यूमर जब इसे कंज्यूम करे तो किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हम लोग सिंगल सेल जो प्रोटीन्स थे उनके स्टेप्स को पढ़े कि किस तरीके से उनका जो है सिलेक्शन होता है, उनका जो भी कल्टीवेशन है, हार्वेस्टिंग है वो किस तरीके से होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मेथड्स क्या होते हैं। और फूड प्रोसेसिंग के अंदर जब पोस्ट हार्वेस्टिंग जो मेथड्स हैं वो हो गए तब इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब ये सेल मिल गए हैं तो इन सेल को इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाना ताकि इसे एज अ सोर्स ऑफ फूड कंज्यूम किया जा सके। फूड जो है जब इन्हें कंज्यूमर एज अ सोर्स ऑफ फूड कंज्यूम कर रहा हो तो उसे जो है किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए वो जो सेल है जो कि प्रोड्यूस हुआ है उसका सेल वॉल जो है बहुत ज़्यादा टफ है या फिर बहुत ज़्यादा इनडाइजेस्टेबल है, जो कि अगर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वो इनडाइजेस्टेबल रहेगा, तो उसके लिए जो है वेरियस मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, जिनके वजह से वो जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रक्ट हो सके और इसका जो है डिस्ट्रक्शन हो सके ताकि उसका जो कंजप्शन है कंज्यूमर द्वारा वो सही से हो जाए। अब उस कंज्यूमर को सेल वॉल डाइजेशन की दिक्कत ना हो, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटीन का जो सोर्स है जिसके लिए वो उसको उस सेल्स को सिंगल सेल प्रोटीन को कंज्यूम कर रहा है वो आसानी से कर सके। अब अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन का क्या क्या एप्लीकेशन है, आखिर क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्यों इसे जो है इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आखिर बेनिफिशियल है तभी तो क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहली चीज तो ये है ना कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है एक अल्टरनेटिव फूड का सोर्स हो गया है जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और लैंड तो लिमिटेड ही है, कितना ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाएगा, ठीक है। तो एज अल्टरनेटिव फूड सोर्स की तरह ये जो है एक फूड सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। दूसरी चीज ये कि ये फूड सोर्स की तरह एक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि ये अमाउंट में कम रह रहा है, इसे प्रोड्यूस बहुत ज्यादा किया जा सकता है और कुछ ही अमाउंट में इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, जहाँ पे कम क्वांटिटी भी इसे कंज्यूम किया जाए लेकिन इसके अंदर जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उनका जो कंटेंट है, उनका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा रिच रह रहा है। तो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी नहीं होगी, विटामिन्स प्रोटीन्स की जो डिफिशियंसी है वो ह्यूमंस में नहीं होगी अगर इन्हें अच्छे से प्रोड्यूस किया जाए, इन्हें अगर अच्छे से कंज्यूम किया जाए। अगर ये किसी भी तरह का टॉक्सिक को ना प्रोड्यूस करे तो ये एक बहुत ही अच्छे अल्टरनेटिव फूड सोर्स के तरह एक्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में अगर हम लोग बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो फूड सोर्स का एक तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एरोमा कैरियर, विटामिन कैरियर, इमल्सिफाइंग एसिड्स, सूप्स, इन रेडी टू सर्व फूड आइटम्स, यहाँ पे ये एक्ट करते हैं एज अ फूड सोर्स, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे
सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं जो कि एरोमा कैरियर्स होते हैं, उन्हें फूड में यूज किया जाता है फॉर देयर एरोमा। और कुछ ऐसे सिंगल सेल प्रोटीन हैं जो कि विटामिन कैरियर्स हैं, तो उसके लिए उन्हें यूज किया जाता है। इमल्सिफाइंग एसिड्स की तरह उनके में जो है वो प्रेजेंट है, तो वो यूज होते हैं, सूप्स में यूज होते हैं, रेडी टू सर्व फूड आइटम्स में ये यूज किए जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजीज जैसे कि पेपर इंडस्ट्री हो गया, या लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गए, या फोम स्टेबलाइजर हो गया, वहां पे भी इनका एप्लीकेशन होता है। इसके साथ ही साथ में ये पोल्ट्री हो गए या फिर एनिमल फीड इंडस्ट्री हो गया, वहां पे भी यूज हो रहा है। एंड इसके कुछ मेडिकल यूजेस भी हैं, तो इसे आप नोट करिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो है एज अल्टरनेटिव फूड के साथ साथ इसका जो है पोल्ट्री हो गया या फिर एनिमल सोर्स के लिए भी, ये एनिमल्स के लिए भी एनिमल फीड इंडस्ट्री में भी ये काम कर रहा है। इसका मेडिकल एप्लीकेशन भी है। इसके साथ ही साथ में पेपर इंडस्ट्री हो गया या लेदर इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे भी ये एक्ट करता है, वहाँ पे भी ये हेल्पफुल होता है। तो ये सारे जो है एप्लीकेशन है सिंगल सेल प्रोटीन्स के। तो अगर हम लोग कंक्लूजन को समझे तो जो डेवलपमेंट है सिंगल सेल प्रोटीन का, वो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये स्टार्ट हुआ है। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन इन सिंगल सेल प्रोटीन, जो कि सॉल्व कर रहा है माल न्यूट्रिशन कंडीशन को, जिसमें ये चीज़ की जा रही है कि जितने भी प्रोग्रेसिंग कंट्रीज हैं उनमें माल न्यूट्रिशन की जो कमी है, या माल न्यूट्रिशन की कमी क्या मतलब, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है या फिर जो डिफिशियंसी की जो प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व किया जा सके। और ये एक बेटर क्वालिटी ऑफ फूड को प्रोवाइड करता है। एंड अलोंग विद दैट इसके अंदर टेस्ट होता है, इसके अंदर एरोमा होता है, जिसे आसानी से कंज्यूम किया जा सकता है। और इसका ये भी चांसेस होता है कि ये जो है डिक्रीज या फिर फ्यू साइड इफेक्ट्स, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि ठीक है विटामिन मिले, प्रोटीन्स मिले, एरोमा मिले, टेस्ट मिले, सब चीज मिले, लेकिन साथ ही साथ में ये चीज का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल प्रोटीन खाया जाए, उसे कंज्यूम किया जाए और उससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिक जो है वो बॉडी के अंदर आए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि इससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट कंज्यूमर के अंदर ना देखने को मिले, इससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ह्यूमन में, एनिमल में, जिसे के अंदर इसे डाला जा रहा है उसको देखने को ना मिले। मोरओवर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो कि बेटर फ्यूचर जो है और बेटर फर्दर इन द सिंगल सेल प्रोटीन्स के लिए हेल्पफुल है। और ये जो है इनके प्रोडक्शन की वजह से बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या मेडिसिन का फील्ड हो गया, या एग्रीकल्चर हो गया, या पोल्ट्री का फील्ड हो गया, तो इस सब में ही हेल्पफुल जो है ये है। और ये सारे इसके एप्लीकेशन हैं। अब एडवांटेजेस अगर हम लोग पढ़ लिए हैं तो ये भी तो जानना जरूरी है कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, और ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक को इन देयर बायोमास, जो कि कॉज कर सकता है डिजीज को ह्यूमंस में और एनिमल्स में। तो कुछ ऐसे सिंगल सेल प्रोटीन हैं, माइक्रोब्स हैं, जो कि सिंगल सेल प्रोटीन की तरह तो एक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये टॉक्सिक को प्रोड्यूस करते हैं बायोमास में, और इसके वजह से ये जो है ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में जो माइक्रोबियल बायो एसिड है, इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से कुछ एलर्जिक रिएक्शन या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हायर न्यूक्लिक एसिड कंटेंट सिंगल सेल प्रोटीन में होता है, जिसके वजह से ह्यूमन किडनी स्टोन का प्रॉब्लम जो है ये देखने को मिलता है। मतलब ये जो सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं सिंगल सेल प्रोटीन जिसमें जो न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए हर चीज़ की
एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही रिक्वायरमेंट होती है, अगर उससे ज्यादा भी हो गया तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ ऐसे सिंगल सेल प्रोटीन है जिसमें जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनका कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से ह्यूमंस के अंदर जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ में जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड है और इसके लिए बहुत ही ज्यादा हाईली स्टेराइज कंडीशन की जरूरत पड़ती है। टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट जो है वो चेंज हो सकता है और सम अनएक्सपेक्टेड जो कलरेशन है वो भी प्रोड्यूस होता है, कि मतलब जैसे कुछ ऐसे वैरायटी को यूज किया जा रहा है जो कि अच्छे से टेस्टफुल है या कलर भी अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके जो टेस्ट हैं ये चेंज होते हैं और इसके साथ साथ में जो अनएक्सपेक्टेड जो कलरेशन है वो भी प्रोड्यूस होता है। तो आखिर हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि ये टेस्ट में भी अच्छा था, प्रोटीन कंटेंट अच्छा था, लेकिन मान लीजिए अगर इसके वजह से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो गई या फिर टॉक्सिक प्रोडक्शन हो गया, ये सारे क्या है, या फिर डिजीज कॉजिंग प्रॉब्लम हो गए, ये सारे जो है इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और एक जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है इसका कि ये जो है एक इनएक्सपेंसिव मेथड है, इतना ज्यादा ये जो है एक एक्सपेंसिव मेथड है, इतना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है कि इसे आसानी से नहीं किया जा सकता है और साथ ही साथ में इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हाईली स्टेराइज कंडीशन की होती है, जिसे मेंटेन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह से इसका जो मनी की जो रिक्वायरमेंट है या जो एक्सपेंसिवनेस है और साथ ही साथ में इसकी जो बाकी के जो साइड इफेक्ट्स है ये जो है इन्हें सिंगल सेल प्रोटीन्स के डिसएडवांटेजेस बना देते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट इनको जो हाईली स्टेराइज कंडीशन को मेंटेन करना होता है ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। लास्ट में हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल प्रोटीन्स के तरह यूज किए जा रहे हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन्स के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ईस्ट है, ईस्ट की कुछ वैराइटीज हैं, सारे ईस्ट नहीं होंगे, उसमें कुछ जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, जो कि नॉन टॉक्सिक होंगे, उनके ही स्ट्रेन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। वैसे फिलामेंटस फंजाई उसके भी कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन, एल्गी उनके कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स, बैक्टीरिया उनके कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं, जो कि सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस करें और टॉक्सिक को ना प्रोड्यूस करें, उनका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये चीज समझें कि किस तरीके से सिंगल सेल प्रोटीन जो है एक अल्टरनेटिव फूड सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये जो है जिस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और ज़्यादातर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट से, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे जो है माल न्यूट्रिशन ना हो, किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी ना हो, उसके लिए एक अल्टरनेटिव अप्रोच होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ में इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो कि जैसे कि ये टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक्सपेंसिव है, इसके रिक्वायरमेंट्स इतने ज़्यादा कि बहुत ही हाईली स्टेराइज कंडीशन होनी चाहिए, साथ ही साथ में ये किडनी स्टोन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसे सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड कंटेंट ज़्यादा है, और साथ ही साथ में सिंगल सेल प्रोटीन्स जो हैं जो कि एरोमा के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये क्या होते हैं कि कभी कभी बैड एरोमा या फिर कुछ अलग ही कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से इनका ये जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। एट लास्ट अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसमें इनरोल होना है
और यहाँ पे जब जो है आपको विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइडेड रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।